आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है, पर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। कुछ ऐसा नया ले आओ सर जो पूरे यूट्यूब पर देखने को ना मिले। तो सीबीएसई का सिलेबस देखो यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ के बारे में है, फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सर यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत होती है चार्ज के साथ। कोई भी चार्ज का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। दो तरह का बेसिक चार्ज है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू एन होता है। हो चुका है आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका है आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है, पर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। सो हे गाइस, मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी वाला पर। सर ये कुछ स्टार्टिंग अलग सी लग रही है, तो भैया स्टार्टिंग अलग सी इसलिए है क्योंकि नाम बंदे के अंदर में होगा। लेकिन ये सब छोड़ो यार, पढ़ाई लिखाई की बातें तो होती रहेंगी। फटाफट पहले कमेंट्स में बताओ ये चश्मा कैसा लग रहा है? अभी नया नया आया था, मैंने सोचा लाओ इसी वाले वीडियो में ट्राई कर लेते हैं। फटाफट सभी लोग बताइएगा भैया कैसा लग रहा। पांडे जी ठीक ठाक लग रहे हैं, है ना? लेकिन काला काला तो बहुत लग रहा है, तो थोड़ा सा हम अपने जीवन में रोशनी ले आते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आदर में। जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, सारी चीजें मेरी हैंड रिटन है, इसलिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कोड को स्कैन कर लेना, SSS आर्मी में ज्वाइन हो जाना, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना इस कोड को स्कैन करके। या फिर दूसरा तरीका है, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करो फिजिक्स भाई _शैलेंद्र_सर, ठीक है? सेम ऐसे ही लिखना, तभी एग्जैक्ट सेम ग्रुप में पहुंचोगे। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यानी कि आपका अपना जो SSS आर्मी का ये जो चैनल है, लगभग 85,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंचने वाला है। बेसिस पर आप पहचान पाओगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। सर सबसे पहले सीबीएसई का सिलेबस बता दो, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो सीबीएसई का सिलेबस देखो यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ के बारे में है, फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया, टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए, और साथ साथ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल्स के लिए भी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, राइट? हर एक चीज यहाँ पर हैंड रिटन है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और आपके रिवीजन में ये पीडीएफ आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है? यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, हर चीज ऑलरेडी मैं लिख करके लाया हूं बड़ी मेहनत के साथ, आपको हर एक चीज में समझा रहा हूं। ध्यान से चीजों को सुनना, ये पीडीएफ ले लेना, ठीक है? पीडीएफ ओपन करके अगर सामने वीडियो रख करके देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा इस लेक्चर को देखने में, राइट? तो सर यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत होती है चार्ज के साथ। कोई भी चार्ज का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। दो तरह का बेसिक चार्ज है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स, के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भी अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने डेफिनेट ऑर्बिट में। किसी भी प्रोटॉन का चार्ज देखो आपको पता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 कूलम का चार्ज पाया जाता है, ठीक है? मास के बारे में बता दें तो इलेक्ट्रॉन का मास देख लो सबसे ज्यादा कम होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग लगभग सेम होता है। लेकिन कई बार अल्फा पार्टिकल्स की बात किया जाता है। अल्फा पार्टिकल जो है वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन के जैसा होता है, तो He2 4 अगर लिख दे तो उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। किसी भी अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवा देंगे, तब जाकर के वो हमारा बनेगा अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल के पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं होते हैं, ठीक है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सेम टाइप के चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू एनी होता है, यानी कि टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप सबको पता है दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19। ये जो n है वो एक इंटीजर है, तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो Q बराबर Ne लगाओगे और वहां से n की वैल्यू आपको मिलेगी 6.25 into 10 की पावर 18 के बराबर। और अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज
एसोसिएटेड विद मास, यानी कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास कंपैरेटिवली कम हुआ होगा क्योंकि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स चले गए होंगे। नेगेटिव चार्ज अगर उस बॉडी को आप दे दोगे यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो उसका जो मास है बेटा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद चार्ज जो है दैट डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, यानी कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी चार्ज को चाहे जितनी तेज आप उसको मूव करवा दो, स्पीड पर वो डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। अगला है भाई चार्जिंग के मेथड्स। तो चार्जिंग के 3 मेथड्स हैं, आपको भी पता होगा, बाई रबिंग, बाई टचिंग एंड बाई इंडक्शन। बाई रबिंग का मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर एक ग्लास रॉड है और उसको आप किसी भी सिल्क के क्लोथ पर ला करके रब कर रहे हो तो रॉड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर सिल्क के कपड़े में हो जाएगा, क्योंकि रॉड का जो वर्क फंक्शन था वो कपड़े के कंपैरिजन में कम था, राइट। तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चले गए हैं। यहीं पर अगर आप इबोनाइट या एम्बर का रॉड लाओगे और उसको वूलन क्लोथ में रब कर रहे होगे तो इस बार कपड़े में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर चले गए होंगे, क्योंकि इस बार वूलन क्लोथ का जो वर्क फंक्शन है वो कम रहा होगा, राइट। फिर यहाँ पर रीजन जो है वो देखो लिखा हुआ है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। फिर बाई टचिंग और कंडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर एक ग्लास रॉड है उसको किसी अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर से टच करवाओगे तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। नेगेटिव रॉड टच कराओगे तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हमें दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो वही चीज दिखाया है, नेगेटिव वाली रॉड है, यहां पे टच कराया तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हमें दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ मूव कर गए होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज है दैट इज ओनली एंड ओनली योर इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पर बात आई सर चार्जिंग बाई इंडक्शन कैसे होगा। इंडक्शन का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का रॉड है, आप किसी अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के पास लाएंगे, जैसे ही पास लाओगे नेगेटिव चार्जेस इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले चार्जेस जो है वो रिपेल हो जाएंगे। तो इधर की तरफ नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो स्फीयर है आपका वो पार्शियली चार्ज हो जाएगा और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। फिर यहां पर आपको बता रहे हैं कि अगर एक ये स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर है, इधर से 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ गए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों चार्जेस का जो अमाउंट होगा वो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा। इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो अगर आप इन दोनों चार्जेस का रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो बेटा हमेशा -1 के बराबर ही आने वाला है। इसके बाद क्वार्क्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में थोड़ा सा दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा फंडामेंटल होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स बेसिकली 2 तरीके के हैं जो आपके सिलेबस में है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। किसी भी अप क्वार्क में +2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, डाउन क्वार्क में -1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। किसी प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है, जबकि किसी न्यूट्रॉन में 2 डाउन और 1 अप क्वार्क होता है। इसके बेसिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज को भी आप निकाल सकते हो। फिर कूलम्स लॉ की बात आती है कि भाई कोई भी 2 चार्जेस हमारे पास है, Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच का ये जो फोर्स होता है ये फोर्स F के बराबर है। फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होती है। यही था हमारा कूलम्स लॉ। सर यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया 1/4πε0 इसकी वैल्यू कितनी है? सो दैट इज 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और रिप्रेजेंट्स द ऑब्स्टिकल एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन वैक्यूम। सर परमिटिविटी क्या बताती है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है देखो लिखा है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी मीडियम में अगर इन्हीं चार्जेस को ले जाओगे तो उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी पिक्चर में आएगा और फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r², जहां पर K उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट K के बराबर है, यानी कि मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहां से फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई K होता है। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से चीजों को सुनते जाना, बिल्कुल इसी तरीके से रिवाइज कर लेना, आपका 100% कवरेज सिलेबस का हो जाने वाला है, ठीक है। और कमेंट्स में बताना कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, राइट। चलो यहां पर अब आपको यही कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दिखाना है बेटा। एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, और वेक्टर फॉर्म में जब आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r² इनटू r कैप होगा। r कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू होती है r वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। वो जो r था वो नीचे वाले r² के साथ मल्टीप्लाई होकर r³ बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करेगा तो ये वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल कर देगा, तो उस रीजन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं।
जो चार्ज हम लोग एंटर कराने वाले हैं उस चार्ज को टेस्ट चार्ज माना जाता है। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, उसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो जैसे डिवाइड करते हो फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया कि कोई भी एक चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सो दैट विल बी KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फोर्स अपॉन Q0 होता है, यानी कि फोर्स जो है वो Q0 इंटू E के बराबर है। इसका मतलब अगर कहीं पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पहले से प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पर जो फोर्स है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों की जो वैल्यू है, फोर्सेस की जो वैल्यू है वो QE के बराबर ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, तो ये ऐसी इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं जिन पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसी डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है Q0 E के बराबर, यहां पर भी फोर्स लगेगा Q0 E के बराबर। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्मूथ इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जिन पर जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पेस कर्व होते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल होते हैं। यहां पर आपको बता रहे हैं कि रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी थी, ठीक है, कोई भी एक चार्ज है उसको यहां रखोगे तो ये चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, नेगेटिव अपनी तरफ करती है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर बता रहे हैं अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर वीक होगी और इधर स्ट्रांग होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बीच में बेटा एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। फिर यहां बता रहे हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होती है अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो। यहां पर बता रहे हैं कि अगर मैं ऐसा मान लूं कि भैया वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, अगर मैं ऐसा मान लूं, मैंने जनरल माना, तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो इस चार्ज को ऐसे ऐसे इधर सरफेस के अलोंग घुमाने की कोशिश करेगा, और अगर चार्ज सरफेस के अलोंग घूमेगा तो उस कंडक्टर की सरफेस पर बेटा करंट जनरेट हो जाएगा। तो उस कंडक्टर को टच करते ही आपको करंट फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सरफेस करंट जैसी कोई कॉन्सेप्ट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। फिर बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। फिलहाल ये पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर्स कंडक्टर, कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करता है। तो देखो ये वाला तो सीधे ही चला गया, ये हल्का सा बेंड हुआ लेकिन कंडक्टर के अंदर कभी भी एंटर करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा कितनी होती है, 0 के बराबर। यहां पर आपको पूरा पिक्चर दिखाया है कि आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में अगर कोई कंडक्टर रखा है तो कंडक्टर में क्या होगा, इस तरह का काम होगा कि भाई पॉजिटिव चार्जेस इधर आएंगे, नेगेटिव इधर आएंगे, तो उस कंडक्टर के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ये जो इनर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बराबर होती है। इस वजह से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 0 के बराबर, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, राइट। चलो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका मतलब मान लो कुछ चार्जेस हमारे पास है Q1 Q2 Q3, और हमें किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, तो वो नेट फोर्स होगा Q1 की वजह से फोर्स निकाल लो, Q2 की वजह से निकाल लो, और इन दोनों फोर्सेस का सम कर दो। यानी किसी भी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है वो सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस है उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। फिर इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई भी सिंगल चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो KQ/r² के बराबर होगा। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी भी चार्ज रिंग की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक एलिमेंट बेटा हम लोग ऊपर मानेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे दूर होगी, उसको DE लिख दिया। सिमिलर एलिमेंट नीचे भी मानेंगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इधर होगा। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट किया DE cos थीटा, और इधर की तरफ DE sin थीटा, इधर भी DE sin थीटा। तो आप देख रहे होंगे DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन DE cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। दो एलिमेंट्स हमने सिर्फ इसलिए माने थे ताकि हमें दो बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो हमको एक बात ये पता चल गया कि यार एक्स डायरेक्शन वाला जो ये इंटीग्रेशन है इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ये तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। वाई डायरेक्शन वाला जो इंटीग्रेशन है वो जरूर 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन वाले इंटीग्रेशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर था। डिस्टेंस बेटा ये थी जो कि √a² + r² है, तो इसका भी स्क्वायर करोगे, और cos थीटा यहाँ पे था। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस r अपॉन हाइपोटेनस, अंडर रूट के अंदर
पर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पूरी वैल्यू यहाँ पर उठा करके हम लोग ने रखा, तो ये नीचे वाला ये टर्म और ये टर्म मिलकर के बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 1/4πε0 क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ केसेस है यहाँ पर कि अगर ये जो पॉइंट P है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये सेंटर पर है तो इस R की जगह पर हम क्या लिख देंगे, जीरो। जैसे ही जीरो रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, यानी कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर ये पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा तो बेटा R जो है वो वेरी मच ग्रेटर देन A हो जाएगा, यानी रेडियस से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह केवल आर स्क्वायर लिखेंगे, पावर 3/2, तो केवल आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला एक आर नीचे वाले आर क्यूब को काटेगा तो फॉर्मूला आएगा सिंपल सा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। फिर कह रहे हैं इफ द पॉइंट P इज एट डिस्टेंस इनफाइनाइट, यानी कि P वाला पॉइंट बहुत दूर हो जाए तो R की जगह हम इनफाइनाइट डालेंगे, और जैसे ही आप रखोगे डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। हर एक पॉइंट विद डेरिवेशन एवरीथिंग इज रिटन हियर। मैं आपको धड़ाधड़ चीजें समझाता जा रहा हूं। इस लेक्चर का पर्पस क्या है कि कभी भी आप 3 घंटे के अंदर में अपने इस पूरे सिलेबस का रिवीजन आप कर सकें, राइट। फिर आया तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां कहीं पे निकालना है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ क्रिएट करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकालेंगे। जरा सा आप एलसीएम लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आएगी 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर भी अगर मैं अप्रोक्सीमेशन मान लूं कि भैया आर की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा बड़ी है, तब क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब के बराबर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, बट डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है। इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा डाइपोल, यहां कहीं पर पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट है, इस तरीके के, ठीक है। अब यहां कहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वेक्टर को यूज करना पड़ेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ है। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का बेटा वेक्टर सम हम लोग करेंगे कंपोनेंट वाले मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट फिर से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हुई, दैट इज -2 cos थीटा के बराबर। जैसे ही वैल्यूज हमने उठा करके दोनों रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का और cos थीटा का वैल्यूज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या निकल करके आई, दैट इज माइनस का 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें भी अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि डाइपोल मोमेंट भले इस डायरेक्शन में हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। फिर आता है सर टॉर्क। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल लग दिया जाए तो पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है वो मिलकर के एक टॉर्क क्रिएट करते हैं, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है QE इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है, जिसमें हम चार्ज इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P, तो ये बन जाएगा PE साइन थीटा, इट इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे बेटा तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू इधर और इधर देखोगे तो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने टॉर्क के बारे में हल्का समझाया, यहाँ पर मैंने कपल के बारे में समझाया है। टॉर्क के केस में नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, बट कपल के केस में हमेशा दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ही होते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम ही दिखाई पड़ता है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पर वेक्टर की बात कर लिया कि भाई एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर कोई भी सिलेंड्रिकल एरिया है तो इसका एरिया इधर होगा, इसका एरिया इधर होगा। कोई कर्व्ड सरफेस पर लोगे तो वो एरिया भी परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा। स्फेरिकल कोई भी बॉडी है तो उसमें आप देख रहे हैं कि एरिया जो है हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर है तो इसमें कोई भी एक ऐसा आपने एरिया कंसीडर कर लिया, उस एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला E A cos थीटा के बराबर है, ठीक है। यहां पर दिखा रहे हैं कि थीटा 90 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट A होता है, दैट इज E A cos थीटा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल E डॉट DA का यूज करेंगे।
गॉस लॉ क्या होता है सर? गॉस लॉ दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, पहला है चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है? इस गॉसियन सरफेस, इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर का नेट चार्ज। अब यहाँ पर डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से सभी लोग इस चीज को समझेंगे। कोई भी लाइन चार्ज है, यानी कि यहाँ पर चार्ज इसकी लेंथ में डिवाइडेड है, इसके आसपास हम लोग कोई भी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग जितने तरह के एरियाज हैं उतने तरह के एलिमेंट्स मानेंगे और गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने गॉस लॉ अप्लाई किया, इंटीग्रल ई डॉट डी ए वन भाई इसके लिए और इसके लिए, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पता क्या चलेगा कि भाई इसके लिए एंगल देखो 90 है, यहां भी एंगल 90 है, और 90 के केस में cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो दो इंटीग्रेशंस बेटा 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक इंटीग्रेशन बचेगा ये वाला, तो ये बनेगा ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू क्यू इन, यानी इसके अंदर का चार्ज, इसके अंदर का चार्ज कितना है सर? लैम्डा जो है वो क्यू बाई एल होता है, तो क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल हो गई, है ना? तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम दैट लाइन चार्ज होगा। हीट की बात करोगे तो चार्ज जो है वो सारा सरफेस में इसके एरिया में डिवाइडेड होगा, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं विच इज चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ भी इसी तरीके से देखो एलिमेंट्स मानते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, और इन चारों एलिमेंट्स के लिए हम लोग सिंपली गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे दो की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एंगल 90 रहा होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, इधर एंगल 0 है, यहाँ भी एंगल 0 है। इन दोनों कंडीशंस के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ई ए प्लस ई ए यानी 2EA की वैल्यू सिग्मा इंटू ए यानी कि टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट निकल करके आती है, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। फिर स्फेरिकल शेल की बात किया गया बेटा, इस तरीके का शेल है, किसी भी कंडक्टिंग शेल को जो भी चार्ज देते हो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर जाता है। तो अगर कोई भी पॉइंट हमने अंदर मान रखा है तो उसके अंदर बेटा कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनसाइड वाले केस में अंदर का चार्ज 0 हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं बाहर कोई पॉइंट यहां कहीं पर मान लूं तो एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक एलिमेंट यहां पर लेंगे और इस वाले एलिमेंट के लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे सीधे सीधे। गॉस लॉ कहता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर मैंने रेडियस को ये मान रखा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपल सी आती है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन सरफेस पर अगर बात करोगे, यहां कहीं पर बेटा कोई पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख देंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, दोनों आपस में बराबर है। तो फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर, राइट। तो इन आउटसाइड में देखोगे तो ये फॉर्मूला, इनसाइड में ये फॉर्मूला, और सरफेस पर ये फॉर्मूला और इनसाइड पर ये वाला फॉर्मूला है। ग्राफ की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है, और आउटर वाले रीजन में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार रिड्यूस हो रही होती है।